स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली हम ये देखते हैं कि कैश कि क्या क्या इनफ्लोज रहे और क्या क्या आउटफ्लोज रहे। एक कॉमन क्वेश्चन जो स्टेक होल्डर्स के माइंड में आता है वो ये कहते हैं कि स्टार्टिंग में इतना पैसा पड़ा हुआ था हमारे पास बैलेंस शीट में, और फिर उसके बाद आपने शेयर इश्यू किए, इतने की सेल्स करी, और आपने डिबेंचर से भी पैसा लिया, आपने लोन से भी पैसा लिया। तो हमें एक आइडिया चाहिए कि भाई ये पैसे कैसे यूज हुए, कहाँ कहाँ चले गए पैसे। उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि आप इसके लिए अगर देखना चाहते हैं तो आप कैश बुक देखिए। कैश बुक में सारी डिटेल्स है, कैश कहाँ से आ रहा है और कैश कहाँ पे जा रहा है। पर उसमें एक समस्या है कि एक जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसकी कैश बुक का पर डे का ये साइज होता है, तो साल में पता नहीं कितने ट्रांजेक्शंस होते हैं, तो कितने सारे ट्रांजेक्शन होंगे उसमें से कुछ मतलब नहीं सामने आता। अब हमको तो पर्पस भी सॉल्व करना है और मतलब भी समझ में आए, इसके लिए क्या किया गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट डेवलप किया है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार बनाया जाता है, जिसमें हमने अपने बिजनेस की जितनी भी मेन एक्टिविटीज है उसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। 3 तरह की एक्टिविटीज बना दी और उन 3 एक्टिविटीज के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं पूरे बिजनेस में, पूरे उस पीरियड में जिस पीरियड के लिए हम चाहते हैं कि कैश फ्लो की डिटेल्स चाहिए, उसके मेन एक्टिविटीज हाईलाइट होते हुए सारा विजन क्लियर हो जाए कि रुपए कहां से आए थे और कहां पर चले। इस काम के लिए जो हमने एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन किया बिजनेस की, वो है 3 एक्टिविटी। एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन एक्टिविटीज को धीरे धीरे एक एक करके हमने समझना है। सबसे पहले हम इनका मेन आइडिया ले लेते हैं कि होता क्या है, पर न्यूमेरिकल्स जो है हम वो पार्ट्स में ही करेंगे। सबसे पहले जो मेन जो मेजर एक्टिविटी है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हम ये बताते हैं कि जो ऑपरेशंस थे, यानी कि जो मेन हमारा कारोबार था, जिस चीज का हम बिजनेस करते थे, उससे क्या इनफ्लोज रहे और उससे क्या आउटफ्लोज रहे। अब देखिए, अगर हम बात करें मेन एक्टिविटीज की या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, तो पहले हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब समझ में आना चाहिए। देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का यहाँ पर मतलब है आपके प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य, रेवेन्यू का मतलब जो आपके इनकम से या जो सेल्स के सोर्सेज हैं उनके लिए मेन एक्टिविटी, मेन जो आपका कारोबार है उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो हैं आपके प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। एक फैक्ट्री के लिए प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी क्या होगी कि वो प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, जो भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, उसकी सेल से जो पैसे आ रहे हैं। एक फाइनेंस कंपनी के लिए ब्याज जो है वो, यानी कि इंटरेस्ट जो है वो उसकी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होगी। एक स्कूल के लिए जो फीस है वो मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होगी। देखिए, बिजनेस में इनकम्स है या रेवेन्यूज है वो बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। ऐसा है कि एक फैक्ट्री है, उसके पास जो प्रोडक्शन करते हैं उससे सेल कर रहे हैं, उससे रेवेन्यूज आ रहे हैं। इसके अलावा उसके पास और भी सोर्सेस हो सकती हैं, जैसे कि उसके पास कुछ पैसा पड़ा हुआ था, उसने बैंक में जमा कर दिया, वहां से उसको इंटरेस्ट मिलने लगी। उसके पास कुछ पैसा पड़ा हुआ था, उसने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, वहां से डिविडेंड्स मिलने लगे। तो या फैक्ट्री का कुछ एक एरिया को हमने थोड़े समय के लिए खाली पड़ी थी तो उसको रेंट पे दे दिया। देखिए, रेवेन्यूज तो कई जगह से आ रहे हैं, पर उसका जो मेन काम है फैक्ट्री का या प्रोडक्शन हाउस का वो है मैन्युफैक्चरिंग करना। तो मेन एक्टिविटी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होगी एक प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, अगर हम एक फैक्ट्री की बात करें, उसको जो ब्याज मिल रही है वो उसकी प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटी नहीं है, वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं कहलाएगा। ब्याज जो है, अगर दूसरे एंगल में एक बैंक के लिए बात करें या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बात करें, तो ब्याज उसकी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होगी। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जिस चीज का मेन कारोबार करते हैं उससे संबंधित एक्टिविटी की बात है। अब
किसी के लिए एक एक्टिविटी जो है वो ऑपरेटिंग हो सकती है और किसी दूसरे कंसर्न के लिए वो ऑपरेटिंग नहीं हो सकती। जैसे कि मैंने ही अभी एग्जांपल लिया कि अभी जैसे बैंक के लिए ब्याज मिलना या ब्याज देना ये उनके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, पर दूसरी तरफ एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए या आप एक फैक्ट्री के लिए बात कर लें या एक मैन्युफैक्चरिंग हाउस के लिए बात करें, उसके लिए ब्याज मेन एक्टिविटी नहीं है। उसके लिए तो जो है मैन्युफैक्चरिंग हाउस के लिए मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन हाउस के लिए प्रोडक्शन जो है वो मेन एक्टिविटी है, वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो बहुत सिंसियरली सबसे पहले तो ये बात समझनी चाहिए कि जब हम क्वेश्चन का पहली लाइन पढ़ते हैं तो उस समय हम इस बात पे ध्यान दें कि वो बिजनेस किस चीज का कर रहे हैं, वो व्यापार किस चीज का कर रहे हैं। जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं वो उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। इसके अलावा अगर उसके पास से कोई रिवेन्यूज आ रहे हैं, इनकम्स आ रही हैं, वो इनकम या रिवेन्यूज तो हैं बट वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होंगे। अब हम इसको शुरू कैसे करें, इसके लिए कुछ एक चीजों को और समझना होगा। यहाँ पर जो हमारा पर्पस है वो ये शो करना, जो पहली एक्टिविटी है जिसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं, उसमें ये पर्पस है कि जो ऑपरेशन से उससे क्या इनफ्लोज हुए, उससे कैश कितने इनफ्लो हुए और कैश का कितना आउटफ्लो होगा। अब कैश को यहाँ पर थोड़ा सा दूसरे नजरिए से देखा जाता है। हम यहाँ पर कैश वर्ड नहीं यूज करते हैं, यहाँ पर कैश की जगह पर जो टर्म यूज किया जाता है वो होता है कैश इक्विवेलेंट्स एंड कैश, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब सवाल ये उठता है कि कैश क्या चीज है और कैश इक्विवेलेंट क्या चीज है। देखिए, थोड़ा सा हम वाइडली लेके चलते हैं। हम यहाँ पे कैश को तो इन्वॉल्व करते ही हैं, और जो बिल्कुल कैश के जैसे जो ऐसी चीजें हैं जिनको हम नियर टू कैश या कह सकते हैं, जो बिल्कुल कैश की तरह डील किए जा सकते हैं, उनको भी हम जोड़ के चलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम बैंक बैलेंस को भी कैश के पार्ट में ही जोड़ते हैं, पर उसको कैश नहीं कह सकते, उसको हम कहते हैं जी कैश इक्विवेलेंट। तो जो कैश या कैश के जैसी चीजें होती हैं उनको हम कैश इक्विवेलेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जब आंसर देना है या जब हमने कैश फ्लो बनाना है तो हमने ये ध्यान देना है कि सिर्फ कैश नहीं लेना, कैश के इक्विवेलेंट जो कैश के जैसी बिल्कुल चीजें हैं उनको भी हमने उसमें ऐड करना है और उसके इनफ्लोस को दिखाना है और आउटफ्लोस को दिखाना है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट ना कहकर जो अप्रोप्रिएटली अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का फ्लो स्टेटमेंट है, यानी कि कैश और कैश के जैसे जितनी भी चीजें हैं उनको जोड़ लिया जाए और फिर उनके इनफ्लो और आउटफ्लो को बताया जाए। अब कैश इक्विवेलेंट्स और क्या हो सकते हैं ये थोड़ा सा हम समझते हैं। बैंक को तो आपको समझ में आ गया कि जो हमारे पास पैसा हमारा बैंक में पड़ा है वो भी कैश है, तो वो कैश नहीं कह सकते क्योंकि वो बैंक बैलेंस है, इसलिए उसको कहा जाएगा कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स में और चीजें कौन कौन सी आ सकती हैं, जैसे कि चेक्स इन हैंड आ सकता है, हमें कोई चेक्स मिले हुए हैं उसमें पेमेंट मिल जाएगा, उसमें भी रुपए मिल जाएंगे, तो वो भी हमारे कैश इक्विवेलेंट्स हैं। फिर आप देखिए कुछ ड्राफ्ट्स होते हैं चेक के जैसे, जिसको हम बैंकर्स चेक कहते हैं, तो वो ड्राफ्ट्स भी जो हैं वो भी हमारे कैश इक्विवेलेंट्स हैं। इसी तरह से एक और टर्म है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब क्या है कि ऐसी सिक्योरिटीज या ऐसी जगह की इन्वेस्टमेंट्स जो हमने थोड़े समय के लिए करी हुई हैं और उनको जब चाहे हम बेच लें और जब चाहे उससे हम पैसे ले आए। देखिए, अब जो है सारा ऑनलाइन का ट्रांजैक्शन है, डिजिटल इंडिया में आप रहते हो, डीमैट अकाउंट के थ्रू सारी सिक्योरिटीज को खरीदा या बेचा जाता है। उसमें एक क्लिक बटन के क्लिक पे सेल बटन होता है, उसके अंदर जैसे आप क्लिक करते हैं इन्वेस्टमेंट को आप सेल कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट को सेल कर लेते हैं और आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं उसको इसी पर्पज से लिया जाता है कि भाई 2, 3, 4, 6 महीने को समय के लिए हमारे पास पैसा शॉर्ट में सरप्लस में पड़ा हुआ है, उसको हम इन्वेस्ट कर देते हैं, जब जरूरत होगी उसको बेचकर रियलाइज कर लेंगे। तो उसको भी एकदम रुपयों के जैसे ही मान के आप चलिए, इसलिए उसको भी कैश के बराबर मानते हैं और कैश इक्विवेलेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या है कि जो बिल्कुल कैश के जैसे ही हैं और जब चाहे उससे हम कैश को कन्वर्ट करके लिक्विडेट करके ला सकते हैं। तो हम टर्म यहाँ पर कैश नहीं यूज करते, कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखते जरूर है, पर एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का इनफ्लो और आउटफ्लो दिखाना होता है। तो इसमें अगर हम इन्वॉल्व कर रहे हैं कैश इक्विवेलेंट्स को तो बड़ी समझदारी की बात है, क्योंकि वो भी तो रुपए ही हैं।
बस ये है कि एकदम एग्जैक्टली लिक्विड फॉर्म में नहीं है, बस वो कन्वर्टेबल है, एग्जैक्टली थोड़े समय में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या क्या हमने कैश इक्विवेलेंट्स में लेना है, एक तो कैश के साथ पे जो सबसे कॉमनली जो रुपया कहाँ रहता है हमारा, बैंक में रहता है, तो बैंक भी कैश इक्विवेलेंट्स है, तो बैंक को लेना है, चेक्स इन हैंड्स को लेना है, ड्राफ्ट्स को लेना है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को लेना है। ये सारी चीजें रुपए जैसे ही हैं, इनका टोटल किया जाता है कि शुरू में कितना था और फिर देखा जाता है कि अंत में कितना है। हम इसी चीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाते हैं कि साहब शुरू में इतना बैलेंस था, ये बीच में एक्टिविटीज हुई 3, इन एक्टिविटीज में ये इनफ्लोज रहे, ये आउटफ्लोज रहे, और आखिरी में इस तरीके से ये कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट या कैश का अमाउंट इस तरीके से चेंज होके ये अमाउंट बना। अब देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए जो 3 एक्टिविटी है, सबसे पहली ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जो मैंने आपसे अभी डिस्कस कर ली। दूसरी नंबर की जो एक्टिविटी है वो है आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो पर्पस है वो ये शो करना कि जो भी हमने रुपए लिए थे उन रुपयों को या उन कैश या कैश इक्विवेलेंट्स को हमने कहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम अगर बात करें तो यहाँ पर जो हमारा पर्पस होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का है, और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो नॉन करंट एसेट्स में कहाँ पर हमारा लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट है वो शो करना होता है। बाकी हम अलग से जब पढ़ेंगे डिटेल में और तब समझेंगे इस बात को। तीसरी हमारी जो एक्टिविटी है वो है आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब ये कि जो हमारे बिजनेस को चलाने के लिए जो मेन फाइनेंसेस आए हुए हैं, यानी कि शेयर, डिबेंचर्स, लोन्स, इनसे कितना पैसा आया या इनसे कितना पैसा चला गया। तो ये तीनों एक्टिविटीज को हमने एक एक करके पढ़ना है और फिर डिटेल में इंडिविजुअली पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, जिसमें हमारा ये पर्पस है ये शो करना कि जो ऑपरेशंस हैं उनसे हमारे पास ऑपरेशन से हमारे पास कितना इनफ्लो है और या उसमें आउटफ्लो है। अब इसको शुरू करने के लिए हमें जो सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 वो ये है कि जब आप स्टार्ट करोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ये कहता है कि आप इसको स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के साथ। एक टर्म है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब हम समझेंगे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या है और इसको शुरुआत के लिए क्यों यूज किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड पे चलूंगा, व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा इसको एलोबरेट करूंगा। देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम लोग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब हमारा जो मेन बिजनेस है, जो मेन कारोबार है, उससे रिलेटेड एक्टिविटी। अब अगर हम बात करें, अगर हम एक फैक्ट्री की बात कर लें, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एलोबरेट जानबूझ के ज्यादा डिटेल में लेके चल रहा हूँ ताकि आप बात को गहराई से समझ सकें और आप एग्जाम जो है कॉन्सेप्चुअली क्लियर होके अटेंड करें। देखिए यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते थे पहले, मैं आपको ट्रेडिशन बेस ही बना के बता रहा हूँ, नए वाले में अभी आपका इतना क्लियर डेवलप नहीं हुआ होगा। तो आप यहाँ पर क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, परचेज लिखते थे, फिर इस तरफ आप सेल्स लिखते थे, इधर परचेज इधर सेल्स, और ये जो है मेन कारोबार के काम की बात दिख रही है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप एक्सपेंसेस लिखते थे, कौन से एक्सपेंसेस, आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे। फिर यहाँ पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था, उस ग्रॉस प्रॉफिट को आप लिखते थे, और ग्रॉस प्रॉफिट को लिखने के बाद इस तरफ आप सारी इनकम्स को लिखते थे जो आपकी इनकम्स होती थी। फिर यहाँ पर आप एक्सपेंसेस को लिखते थे, कौन कौन से एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे। तो फाइनली क्या होता था, यहाँ पर आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाता था। ये बात आपको ध्यान आ गई होगी, आपने ऐसा पढ़ा। ये जितना भी काम ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस में जो दिख रहा है, ये सारा काम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड यहाँ पर होता है। अब ये जब ट्रेडिंग और पीएल बनाया गया तब ये इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं लेके चल रहे होते हैं कि भाई इसका आगे ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में या मैन्युफैक्चरिंग में कहीं यूज होना। वहां पर पर्पस के ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट।
अब अगर कोई बिजनेस की बात कर रहे हैं तो वो यहाँ से सेल कर रहे हैं, यहाँ से पैसे आ रहे हैं, इधर से वो डेबिट साइड से इन्वेस्ट कर रहे हैं, परचेजेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेंसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब रुपए उसमें खर्च कर रहे हैं, यहाँ पर आउटफ्लो हो रहा है। तो एक तरीका क्या है जिसको हम कहते हैं कि डायरेक्ट मेथड। उस डायरेक्ट मेथड में क्या है कि ये परचेज है, सेल्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, इन सारे चीजों को कंसीडर करके आप एक तरफ लिस्ट बना लेते हो कि इन चीजों से पैसे आ रहे हैं, दूसरी तरफ से इन चीजों पे पैसे जा रहे हैं, डिटेल में लेके चल रहे हैं। यहाँ पर ये आपके सिलेबस में नहीं है, ना तो ये सीबीएसई के सिलेबस में, ना आईएससी के सिलेबस में। यहाँ पर जो सिलेबस में है वो हमारे इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड ये कहता है कि आप इसमें ऐसा कर लीजिए कि आप इस पूरी चीज पे ध्यान न दीजिए, और यहाँ पर आप डायरेक्टली अगर हम बात करें तो वो ये कहते हैं कि आप इसको डायरेक्टली जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वहां से स्टार्ट करके दिखाएं। अब सवाल ये उठता है कि नेट प्रॉफिट को क्यों लेके किया जा रहा है, बाकी सारी चीजों का इफेक्ट को क्यों छोड़ा जा रहा है। देखिए, अगर आप ध्यान से समझें तो इस तरफ से डेबिट साइड में आप खर्चे लिख रहे हो, यानी कि उसमें आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप उसमें पैसे लगा रहे हो, खर्च कर रहे हो, उसमें आउटफ्लोज हो रहे हैं। दूसरी तरफ से आपके इनकम्स हैं या आपके पास सेल्स हैं क्रेडिट साइड में, तो एक तरफ से पैसे आ रहे हैं, एक तरफ से पैसे जा रहे हैं। हम इसमें अगर ब्रॉडली कैटेगराइज कर लें, अब जब आ रहे जा रहे इन दोनों की बात करें तो जो फाइनल नेट प्रॉफिट जितना आ रहा है, तो आप सोच के देखिए कि लगभग उतने ही पैसे जो हैं वो आपके पास आए गए होंगे। हमें तो पैसों का आना और जाना बताना है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर इसको क्या किया जाता है, इसी कॉन्सेप्ट को कंसीडर करते हुए कि भाई दोनों चीजों के एक एक चीज की डिटेलिंग में ना जा करके कि जितना नेट प्रॉफिट आ रहा है उतने पैसे आएंगे, इस ये माध्यम हम स्टार्ट करें। अब यहाँ पर एक समस्या आके फंसती है, और वो समस्या क्या फंसती है हमारी कि जो हमको AS3 के अनुसार इसको शो कर रहा है, वो स्टार्टिंग पॉइंट जो है AS3 में वो है आपका कि नेट प्रॉफिट आपको लेके चलना है ऐसा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हो। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यानी कि अगर हम इसको शॉर्टकट में इनडायरेक्टली लेके चलें, जो हमें वे करना है, तो उसमें हमें नेट प्रॉफिट जो है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब क्यों एडजस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि जो उन्होंने ट्रेडिंग और PL जो भी उन्होंने अपने सिस्टम से बनाया हुआ है, जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट अक्सर क्या होता है कि वो सारे चीजों के डिडक्शंस के बाद जो फाइनल में प्रॉफिट जो होता है उस प्रॉफिट को लेके बैठे होते हैं। हमको कौन सा प्रॉफिट चाहिए, ऐसा प्रॉफिट जिसमें से टैक्स भी माइनस ना हुआ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी माइनस ना। तो एक तो ये कि स्टार्टिंग पॉइंट करने के लिए हमें इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस दिया हुआ है उसको थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी कैसे करेंगे ये हम समझेंगे, अभी मतलब एक विजन क्लियर हो जाए कि हमें करना क्या पड़ेगा, हमें पढ़ना क्या है यहाँ पर। दूसरी एक चीज और यहाँ पर जो होती है कि हमारी जो कैटेगरी है वो है भाई, सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है इसके अंदर, जिसके अंदर हमें ये शो करना है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो। फिर उसके बाद है दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हमारा कैश फ्लो शो करना हमने, और तीसरे नंबर पे हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो शो करना है। अब होता क्या है कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हम जो नेट प्रॉफिट या जो आखिरी में प्रॉफिट, जो अभी मैं रियल टर्म राइट टर्म यूज करूंगा, सरप्लस वर्ड यूज करते हैं, वो भी आपको लेके चल रहा हूं। तो जब हम उसको लेके चल रहे होते हैं जो नेट प्रॉफिट गिवन है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कई चीजें ऐसी होती हैं जो यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल वैसे ही समझा रहा हूं मैं, और वर्टिकल फॉर्म में नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपने 11th में पढ़ा हो तो आपको एकदम से समझ में आए बात। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो तो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें हमारा कैश भी जो इन्वॉल्व नहीं होगा। तो मैं एक दो एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए, आप ऐसे समझिए कि जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा पहले, तो यहाँ पर GP लिखा होगा, इस तरफ हमने इनकम्स लिखी होंगी, और इस तरफ हमने एक्सपेंसेस लिखे होंगे, और नेट प्रॉफिट लास्ट में लिखा होगा।
अब हम ये लास्ट में जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है जो मिल रहा है यहाँ पर, इससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड, इससे स्टार्ट कर रहे हो। अब इससे जब स्टार्ट करने जा रहे हो तो यहाँ पर पीएल में बहुत सारी चीजें आई पड़ी होंगी, इस तरह पे बहुत सारी चीजें आई पड़ी होंगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि यहाँ पर है नॉन कैश बाय नेचर, जिसमें कैश इन्वॉल्व ही नहीं होता, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि होंगे नॉन ऑपरेटिंग, यानी कि यहां पर तो लिखी गई हैं पर वो ऑपरेशन से मतलब ही नहीं रखती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। अब जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए अगर यहाँ पे डिविडेंड लिखा हुआ है, तो डिविडेंड अगर उसको मिल रहा है तो ये उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, इंटरेस्ट उसको मिल रहा है वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो यहां पर क्या है कि काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं विच आर इधर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग तो भाई डायरेक्ट मेथड में नेट प्रॉफिट वाले पार्ट से शुरू कर रहे हैं, तो हम इसमें से क्या करेंगे कि उन चीजों के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे, उसके इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। और ठीक इसी तरह से एक्सपेंसेस साइड में भी चेक करेंगे, डेबिट साइड में भी चेक करेंगे कि जो नॉन कैश चीजें हैं या जो नॉन ऑपरेटिंग चीजें हैं उनको हम वहां से हटाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉन कैश का मतलब क्या है। नॉन कैश का मतलब ये कि जिसके अंदर कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं। सबसे कॉमन एग्जांपल, जो बेस्ट एग्जांपल है, तो वो है जी आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है वो एक्सपेंस तो है पर उसमें रुपए नहीं जाते। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे पास ये टेबल है 10,000 रुपए का, अगर मैं बोलता हूँ ये 2,000 रुपए डेप्रिशिएट हो गया तो मैं एक्सपेंस तो 2,000 लिख दूंगा, पर 2,000 रुपए किसी को देने थोड़ी ना पड़ेंगे। डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, बिल्कुल बात है, एक्सपेंस है वो भी ठीक है, या लॉस है वो भी ठीक है, पर रुपए तो नहीं जाते, कैश तो नहीं जाता। हमारा क्या टॉपिक है यहाँ पर, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो बताना, तो कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसलिए कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे, अभी मैं आपको लिस्ट बना के लिखवाता भी हूं, कि वो ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें रुपए आपके पास से जाते ही नहीं है, रुपए जाते नहीं है, एक्सपेंस में जाता है, तो उनको भी हमें कैंसिल करना होगा। जब हम इन सारी चीजों को नलीफाई करके आगे चलेंगे तो फिर हम इसको स्टार्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें समझते हैं बात को कि हमें स्टार्ट कहां से करना था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। और नेट प्रॉफिट के अंदर हमने एक बात ये समझ ली कि एक इफेक्ट हमें कैंसिल करने का देना पड़ेगा। कौन सी चीजों का इफेक्ट देना पड़ेगा कैंसिल करने का, कि कोई अगर नेट प्रॉफिट निकालते समय ऊपर कोई चीज ऐसी है जो नॉन कैश है या कोई नॉन ऑपरेटिंग है, तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, उसके इफेक्ट को खत्म करना पड़ेगा। कैसे करना है अभी हम प्रैक्टिकली बात को समझेंगे, आपको प्रॉपर वे में समझ में आएगा। अब एक और टर्म है यहाँ पर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का मतलब क्या है कि जो नॉर्मली रूटीन की चीजों की बात नहीं है, जो साधारणतः हमारे बिजनेस एक्टिविटीज का ही पार्ट नहीं है। जैसे कि आग लग गई, तो आग लग जाना कोई बिजनेस एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई कई एबनॉर्मल एक्टिविटीज भी हो जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमने कभी कुछ एम्प्लॉइज को निकाला या स्पेशल हमें उनको हटाना पड़ रहा है तो उनको कंपनसेशन देना पड़ रहा है। तो ऐसे में कुछ अगर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देने पड़ रहे हैं या वॉलंटरी स्कीम के तहत में हमें कोई पेमेंट करना पड़ रहा है, वो भी हमारे नॉर्मल एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो आग लग गई या आग लगने के बाद हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला, ये भी हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो नॉर्मली इस रूटीन की जो बिजनेस एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है उसको हम कहते हैं जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और उसको अलग से हाईलाइट करके सेपरेटली अलग किया जाता है। और उसके बाद से जो है हम फिर बिजनेस एक्टिविटीज के जो तीनों एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, उन सारी चीजों की डिटेलिंग यहाँ पर शुरू करते हैं। अब हमें ये बात समझ में आ गई कि हमें स्टार्ट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के साथ में, जिसमें से टैक्स भी माइनस जो है वहां पर जो हुआ है तो उसके इफेक्ट को कैंसिल करना है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं तो उनके पार्ट को नलीफाई करना है और फिर वहां से शुरू करना है। फिर साथ के साथ दूसरी बात ये समझ में आई होनी चाहिए कि अगर हम यहाँ पर कैश की बात कर रहे हैं तो जिसमें जिन चीजों में कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं इन्वॉल्व है उसको हमने एक्सक्लूड करना है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट निकालते समय आ गई होंगी। और इसी तरह से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो स्टार्टिंग पॉइंट नेट प्रॉफिट है
वहां पर अगर कोई दूसरी एक्टिविटीज की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, जैसे मैंने बताया कि डिविडेंड मिला, ये हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तो इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे हम। तो इनको हटा करके इनकी सही प्लेस पे पहुंचाएंगे, एक एक करके अब हम इन स्टेप्स को सीखेंगे। यहां तक कोई ऐसी बात जो आपके ना समझ में आई हो वो मेरे से आप पूछिए। कुछ आप पूछना चाहते हैं जो अभी तक आपको ना समझ में हो? कवि, सहज, राहुल, संभव? नो सर। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग समझ में आ गया? एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज का मीनिंग समझ में आ गया? चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए टीएस लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये हम लाइन से शुरू करेंगे। आप साथ के साथ अगर बुक है तो खोल के भी बैठ के साथ के साथ क्वेश्चन देखते रहिएगा, और मैं देख लूं प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं आपके लिए, फिर वहीं से मैं शुरू करूंगा। चलिए कुछ चीजें और अभी बता दूं, फिर हम सर आपका माइक्रोफोन ऑफ। देखिए, जब प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल जब बनाया गया होगा तो उसके अंदर जो बैलेंस आ रहा होता है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ, उसको हम सरप्लस कहते हैं। तो अगर हमें सरप्लस दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उस सरप्लस को सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, और ऐसा क्यों करते हैं अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके अंदर इतने रुपए का प्रॉफिट नजर आ रहा है। अगर ये लॉस होगा तो माइनस में होगा, ब्रैकेट में लिखा होगा, तो सरप्लस की जगह तब हम लॉस लिखेंगे यहाँ पर। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है उससे हमने यहाँ पर शुरू करना है। यहाँ पर जब हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये जब हमें शुरुआत करनी है, जब हमें कैश फ्लो बनानी है, तो कैश फ्लो के लिए यहां से स्टार्ट करना है, तो इसके लिए हमें एक वर्किंग करनी पड़ती है। हम इस वर्किंग को अलग से पहले लिखते हैं, जिसको हम वर्किंग नोट कहते हैं। उसमें हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करते हैं, उसको पुट करते हैं, और फिर वहां से हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की डिटेलिंग शुरू करते हैं। आपको मैं एक बात और भी समझा दूं कि देखिए यहाँ पर क्या है कि जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें वो क्या करते हैं, जो अलग से वर्किंग नोट है वो नहीं बनाते, वो डायरेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही उसको शो करके दिखा देते हैं। पर जो बाकी के जो और राइटर्स हैं, या जैसे टीएस ग्रेवाल है, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं जी इसको पहले आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट करिए, जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हैं, और उसको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करने के बाद जब नेट प्रॉफिट निकल जाए तब उसको लिखिए और वहां से शुरू करिए। उनका लॉजिक क्या है कि AS3 फॉलो करने को कहा गया है, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को फॉलो करना है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है। तो इसलिए उनका कहना है कि भाई इस पार्ट को आप पहले बाहर कैलकुलेट कर लो, और उस कैलकुलेशन करने के बाद जो जहां से AS3 में कहा गया वहीं से हम शुरुआत करें। तो ये आपके ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर उतना ही आना है।
पर ऐसा भी हम कर सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम एक वर्किंग नोट में प्रेजेंट करते हैं कि ये कैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आया। तो क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको सरप्लस दिया होता है या लॉस दिया होगा, जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है उससे आपने शुरुआत करनी होती है। हम इसके बाद इसमें क्या करते हैं, कुछ चीजों को प्लस माइनस करेंगे। तो मैं आपके साथ लिख रहा हूं, यहां पर ऐड करते हैं हम सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स। जितना हमने टैक्स के लिए प्रोविजन बनाया है उसको हम ऐड करते हैं। इसके बाद हम इसमें, ये सीक्वेंस ऊपर नीचे भी हो सकता है, अगर कोई ट्रांसफर टू रिजर्व है उस ट्रांसफर टू रिजर्व को भी हम यहां पर ऐड करते हैं। फिर प्रपोज डिविडेंड्स, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हम इसको ऐड क्यों करेंगे। प्रपोज डिविडेंड्स, इसको भी हम ऐड करेंगे। और ऐड करेंगे हम इंटरिम डिविडेंड्स। इन सारी चीजों को ऐड करने के बाद फिर हम यहां पर ऐड और लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ऐड भी होंगे और लेस भी होंगे। इसके हम प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो उसके अंदर आके प्लस हो गए उनको माइनस कर देंगे, जो माइनस हो गए उनको प्लस करेंगे, क्योंकि हमें उसके फैक्ट को कैंसिल करना है। और इतना जब हम काम कर लेंगे, इतना काम करने के बाद हमें यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और इससे हम शुरुआत करेंगे अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट की, ये पार्ट से हम। अब सवाल ये उठता है कि ये चार चीजें ऐड करी हैं, फिर दो चीजें ऐड और लेस क्यों करी हैं। अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास जो पढ़ी थी रेशियो की, उस पर भी थोड़ा सा हमने इसमें डिस्कशन किया था। आपको मैं बता दूं कि जब हमारे पास प्रॉफिट आते हैं, इन प्रॉफिट में से सबसे पहले हम इंटरेस्ट देते हैं, फिर जो बैलेंस आता है उसमें से हम टैक्स देते हैं, फिर इसके बाद जो बैलेंस आता है उसमें से डिविडेंड्स बांटते हैं। डिविडेंड्स हमने यहाँ पे जो बांटे हुए हैं वो डिविडेंड्स हमारे जो है वो तीन तरह के डिविडेंड्स हो सकते हैं, अभी मैं ये भी बताता हूँ। और फिर इसके बाद जो है बैलेंस हमारे पास जो बच रहा होता है उसको हम सरप्लस कह रहे होते हैं। अब देखिए हमको यहाँ से वापस जाना है और कौन सा चाहिए, प्रॉफिट बिफोर, इस जगह पे आना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाना है। तो जब हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाना है तो जो जो चीजें यहाँ पर आई होंगी उन सब चीजों को कैंसिल करना होगा, उनके इफेक्ट को नलिफाई करना होगा। इस बीच में हम एक काम और भी करते हैं कि कभी कभी यहाँ पर कुछ पैसे को हम रिजर्व्स में भी ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस जगह से चलते हुए पहले टैक्स माइनस हुआ, फिर डिविडेंड्स माइनस हुए होंगे। तीन तरह के डिविडेंड्स की बात हो सकती है, मैं समझाता हूँ आपको। रिजर्व्स गए होंगे, फिर यहाँ पे सरप्लस आ रहा होगा। तो हमको तो यहाँ पर पहुंचना है। उन्होंने बोला है कि स्टार्ट आप यहाँ से करोगे। यहाँ से स्टार्ट करने के लिए क्यों बताया गया, क्योंकि इसके थ्रू हमें आगे इंफॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट करनी है वो एक फॉर्मेट हमारा डिसाइडेड है। डिविडेंड्स की बात करूं तो दो तरह के डिविडेंड्स तो पहले हमारे प्रपोज्ड होते हैं। जो था आपको डिविडेंड्स, शेयर होल्डर्स के फाइनेंशियल ईयर के एंड में एक मीटिंग होती है जिसको एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। उसमें डायरेक्टर लोग प्रपोजल देते हैं कि इतने रुपए के डिविडेंड्स को हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ये प्रपोज कर रहे हैं, ये पे किया जाए। वहां पे रेजोल्यूशन पास होता है और फिर वो प्रपोज डिविडेंड जो है वो पे कर दिया जाता है।
अब यहाँ पर क्या है कि एक बार नोटिस ये करनी है आपको कि आपके पास अगर पुराने एडिशन की बुक है और अगर आप एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं तो आपको पुराने एडिशन की बुक और एनसीईआरटी की बुक को फॉलो नहीं करना है। आपको नई बात, नए तरीके की बात को समझना है जो इस समय फॉर्मेट पे जिस पे बात हो रही है। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो भी डिविडेंड्स आपके हिसाब से जो भी डिविडेंड्स की बात करेंगे वो क्या है कि इस साल के अंत में हमने जो डिविडेंड्स डिक्लेयर किए होंगे या जो प्रपोजल करे होंगे वो अगले सेशन में या अगले फाइनेंशियल ईयर में पे किया जाएगा। तो इस समय तक वो जो अमाउंट जो है जो अगले साल पे किया जाएगा और इसी तरीके से जो पिछली बार जो प्रपोजल दिया गया होगा वो यहाँ पर पे किया जाएगा। तो हमने करना क्या है कि जो इस साल का जो प्रपोज डिविडेंड है उस पार्ट को, क्योंकि अगले साल पे किया जाएगा, यहाँ पे तो एडजस्टमेंट हो चुका होगा, उसको हमने यहाँ पे कंसिडर करना ही नहीं है उसको। यानी कि कुल मिला के अगर हम शॉर्टकट में बात समझ लें कि जो भी करंट ईयर में हमारा प्रपोजल जा रहा है डिविडेंड के लिए, प्रपोज डिविडेंड है, उसको हमने कंसिडर नहीं करना है, केवल पिछले वाले प्रपोज डिविडेंड को ही कंसिडर करना। अभी हम प्रैक्टिकली और डिटेल में इस बात को समझेंगे। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए, पुराने सिस्टम में क्या होता था, उसका अकाउंट भी बनता था और वो सारे सिस्टम जो है अब वो ऑब्सोलीट हो गए, उससे यूज नहीं करना है। आई एम वार्निंग यू। दूसरी चीज क्या है कि डिविडेंड्स यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स दो तरह के होते हैं, इसलिए दोनों तरह के डिविडेंड्स के लिए ये बात ध्यान देनी है कि अगर उन्होंने क्वेश्चन में ये कहा है कि इक्विटी शेयर्स का ये डिविडेंड है तो बिना कहे हुए आपको बात ये समझ में आनी चाहिए कि प्रेफरेंस है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा, तो उनका डिविडेंड भी कैलकुलेट करके इन्वॉल्व करना है। सारी चीजें अभी जब हम सम करेंगे तो बिल्कुल विस्तार से समझ में आ जाएंगी। तीसरा एक और तरह के डिविडेंड भी होता है जिसको हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या है कि अभी जो है एनुअल जनरल मीटिंग हुई ने, बीच में ही क्या हुआ, उन्होंने देखा कि फंड सरप्लस में है, तो कंपनी ने क्या किया कि बीच में ही फाइनेंशियल ईयर के बीच में किसी बीच के समय में उन्होंने कुछ डिविडेंड्स को पे कर दिया। उनके पास ज्यादा प्रॉफिट्स नजर आ रहे थे, अच्छे प्रॉफिट थे, अच्छा उनको सब समझ में आ रहा था, तो उन्होंने बीच में ही डिविडेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। तो ऐसे में जो बीच में ही डिविडेंड्स दे दिए गए होते हैं उनको हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी डिविडेंड्स की बात है, पहली चीज तो ये कि जो करंट ईयर के डिविडेंड्स हैं उससे हमारा कोई भी मतलब नहीं। क्यों मतलब नहीं है, फिर हम अभी आगे चल के इसको बात को पढ़ते हैं। तो उन डिविडेंड्स को हमने यहाँ पर कंसीडर करना है। डिविडेंड कौन कौन से हो सकते हैं, इंटरिम, प्रपोज्ड में प्रेफरेंस के हो सकते हैं और इक्विटी के हो सकते हैं। ये सारी चीजें जो माइनस हुई होंगी इनको जब हम वापस ऊपर की तरफ जाएंगे तो इन सब चीजों को हम वापस प्लस करेंगे। तो जब हम वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं प्लस करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर जो सारी चीजें ऐड करी है, क्योंकि हम ऊपर वाले स्टेज पे जाना चाहते हैं, बिफोर टैक्स पे पहुंचना चाहते हैं। और सरप्लस का मतलब क्या है कि सारे काम हो चुके हैं। सरप्लस की जर्नी में क्या हुआ होगा, यहाँ पर आप ऊपर जो प्रॉफिट था उसमें से इंटरेस्ट निकली, फिर टैक्स निकला, डिविडेंड दिए, रिजर्व्स में ट्रांसफर किए गए, फिर जो बचाया वो सरप्लस है उनके पास। तो जब हमें वापस जाना होगा तो भाई जो जो चीजें माइनस होके आई हैं वो सारी चीजें वापस ऐड करनी होगी। तो कुल मिला के पहला काम क्या है कि हमें क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट करना है, और स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है। मैं आपको फिर से बता दूं कि एनसीईआरटी की बुक में या कुछ एक कम ही है बुक्स, एक आध बुक्स हैं जिसमें क्या होता है कि ये जो पार्ट हम बना रहे हैं ये हम वर्किंग नोट में बना के दिखाते हैं, जबकि उन्होंने क्या किया हुआ है कि मेन क्वेश्चन में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ही वहीं पे उसको इसके साथ में रखा हुआ है। तो वैसे मेरा अपना ओपिनियन भी है कि इसको स्टार्टिंग में आप वर्किंग नोट बना दें, उसके बाद कैश फ्लो करके करें। तो चलिए अब हमारे पास जो मैं देख रहा था जो क्वेश्चंस हैं वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के यहाँ पर हैं। तो हम टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, लाइन से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और क्या क्या इसमें दिया हुआ है। Following is the extract from the balance sheet of Maha Limited as at 31st March 2020. इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का जो उन्होंने पार्ट दे दिया, देखिए सरप्लस दिया हुआ है, बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो इसका मतलब क्या है, सरप्लस की जर्नी तक पहुंचने के लिए क्या क्या किया होगा, इंटरेस्ट माइनस हो चुके होंगे,
फिर उसमें से उन्होंने जो है टैक्सेस के जो प्रोविजंस बनाए होंगे वो माइनस हुए होंगे, जनरल रिजर्व में कोई ट्रांसफर है तो वो होंगे, प्रपोज डिविडेंड्स की बात होगी, तो इन सारी चीजों को उनको लेकर के वो आए होंगे, तब सरप्लस होगा। अब हमको वो चाहते हैं कि ये पता करके बताएं, एक नोट बना के बताएं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितना है। तो अब देखिए 5 लाख रुपीस के प्रॉफिट्स पहले थे और 10 लाख रुपीस के अभी हैं प्रॉफिट। तो सबसे पहला काम तो क्या करना होता है कि हमने इसका डिफरेंस निकाल के कितना नेट सरप्लस आ रहा है वो लिख लेना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 2020 आर 4 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली। तो चलिए इसको शुरू कर रहा हूं मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड पे। सबसे पहले आपने नेट प्रॉफिट लिखना है, सॉरी सरप्लस लिखना है। सरप्लस एज पर, ये वर्किंग नोट बनेगा, इसके बाद से कैश बुक शुरू होगी। सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, अब स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनता है। तो यहां पर हमने क्या करना है, जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में देखिए इस जगह पर हमारे पास 10 लाख रुपीस के हैं शुरू में प्रॉफिट्स, फिर इसके बाद ये आखिरी में रह गए हैं 5 लाख के शुरू में थे, अब हो गए हैं जी 10 लाख। इनका आप डिफरेंस निकाल दीजिए, देखिए कितने हो रहे हैं इस समय। डिफरेंस निकालते हैं तो 5 लाख रुपीस बढ़ गया था, सरप्लस कितना आ रहा होगा 5 लाख, भाई 5 लाख था, अब वही फिगर 10 लाख हो गया। तो सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल इज 5 लाख रुपीस। यहां पर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि आपको अब जो चेंज हो गया है सिस्टम, उसमें करंट ईयर वाले पार्ट को कंसीडर नहीं करना है। करंट ईयर के पार्ट यानी कि 2020 के पार्ट को कंसीडर नहीं करना है। हम इसको अभी डिटेल में समझेंगे कि इसको क्यों नहीं कंसीडर करते हैं। रीजन एक छोटा सा ये समझ लीजिए कि अभी ये सिर्फ प्रपोज हुआ है, डिक्लेरेशन हुआ है, अभी ये कहीं पे डिडक्शन के तौर पे नहीं आया। तो अभी हम डिविडेंड्स का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, उसमें आप समझेंगे। तो यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड कितने हैं अभी तक, वो प्रपोज डिविडेंड है 4 लाख रुपीस के। तो हम इसमें ऐड कर दें प्रपोज्ड डिविडेंड, आप ऐसा भी समझ लीजिए, मैं लिख देता हूं LY लिख दिया, जिससे आपको ध्यान रहे कि ये लास्ट ईयर की बात करनी है। ये हो गया आपका 4 लाख रुपीस। यहाँ पर हमें ऐड करनी थी और भी चीजें, जैसे कि अगर कोई प्रोविजन फॉर टैक्स की डिटेल होती, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, अगर कोई प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया, मेड लिखा मैंने। फिर अगर कोई ट्रांसफर टू रिजर्व होता तो ट्रांसफर टू रिजर्व भी कोई नहीं है। और इसी तरह से कोई इंटरिम अगर डिविडेंड होता तो वो भी कोई नहीं है। मैं आपको इसलिए अभी शुरू में लिख के बताते रहूंगा क्योंकि ये 4 चीजों का इन्वॉल्वमेंट होना है। तो मैं जानबूझ के इसको लिख रहा हूं, मुझे पता है कि यहाँ पे नहीं है, ताकि आप याद रख लें कि शुरू में ये 4 चीजों को लिख के करना है। ये नील है और ये नील है। एक बात और भी मुझे आपको बतानी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है, पर 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और छोटा सा एक पार्ट है, हम उसको करेंगे, उसको हम समझ लेंगे, कोई बात नहीं है। फिर भी जो क्वेश्चन दिए हों बुक के अंदर, उन क्वेश्चंस को करेंगे, ऑल्दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट इज नॉट इन आवर सिलेबस। तो यहाँ पर क्या है कि ये 9 लाख रुपीस का बैलेंस आ गया, और ये जो होगा हमारा आंसर होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और इसी से हमने स्टार्ट करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट यहां से शुरू होगी। दिस विल बी द इनिशिएटिंग पॉइंट। ये प्रॉब्लम नंबर 5 थी। अब हम चलते हैं इसी तरीके से शुरुआत के लिए प्रॉब्लम नंबर 6 पे। प्रॉब्लम नंबर 6 में देखते हैं क्या है। यहां पर
उन्होंने बैलेंस शीट को थोड़ा सा एलोबरेट किया है। सरप्लस आपको दिख रहा है यहाँ पर, और फिर आप देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है। अभी जब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं बैलेंस शीट के अंदर, आपको पता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज में बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी तो सिर्फ हम वर्किंग नोट को बनाना सीख रहे हैं। तो जब हम वर्किंग नोट को बनाना सीख रहे हैं तो केवल मैं उससे रिलेटेड पोर्शंस को डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी और जो कंटेंट्स हैं समय के साथ साथ आगे वाले चीजों में इन्वॉल्व होकर के यूज होंगे। तो अभी मेन 4 बातें क्या ध्यान देनी है आपके, प्रोविजन फॉर टैक्स की बात है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स की बात है, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आते हैं तो उनको इन्वॉल्व कर लीजिए जो कि सिलेबस में नहीं है। तो अगर हम बात करें तो 4 चीजों को इन्वॉल्व करके हम अभी क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सरप्लस पता करेंगे। पहले 4 लाख रुपीस के प्रॉफिट्स थे, सरप्लस में दिए हुए हैं। अब सरप्लस है 7,20,000, यानी कि अगर फाइनल सरप्लस का डिफरेंस जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 3,20,000। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मैं लिख ले रहा हूं आपके साथ सरप्लस जो प्रॉफिट एंड लॉस के अनुसार है, एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये था भाई 3,20,000, 3,20,000 रुपए का। फिर हम क्वेश्चन में देखते हैं, और हमें क्या क्या चीजों को लेना है पता है, टैक्स को, रिजर्व्स को और डिविडेंड्स को। तो देखिए यहाँ पे जो टैक्स जो है वो है नहीं, मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं कि ऐड करना है प्रोविजन फॉर टैक्स, जो कि है ही नहीं यहाँ पर। तो लिखना नहीं चाहिए वैसे, पर आपको याद कराना है इसलिए मैं लिख रहा हूं ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स। और बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है मेड लिख रहा हूं। अभी मेड के कारण अभी हम डिस्कशन करेंगे कि मेड वर्ड क्यों लिख रहे हैं, आगे धीरे धीरे ऐड ऑन होती जाएंगी चीजें। फिर यहाँ पर ट्रांसफर टू रिजर्व्स होता है, वो भी यहाँ पर नहीं है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व होगा, ऐसा कुछ दिया होगा, वो भी नहीं है। फिर ऐड करते हैं हम यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड एंड प्रपोज डिविडेंड, ये दोनों हैं यहाँ पर। तो इंटरिम डिविडेंड यहाँ पर कितने दिए हुए हैं, सबसे पहले तो वही मैंने लिख दिया, तो देख लेते हैं क्वेश्चन में कितने इंटरिम डिविडेंड्स। एक और बात बताने की, इंटरिम डिविडेंड्स हमेशा नीचे आपको अलग से एडजस्टमेंट में ही लिखे हुए मिलेंगे, क्योंकि वो डिक्लेयर भी हुए हैं और वो पे भी हो चुके होंगे। हम डिविडेंड को अलग से एक दिन डिस्कशन करने वाले हैं काफी देर तक, तो ये पूरी बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो इंटरिम डिविडेंड कितने दिए हमने, 40,000 रुपीज के। तो इंटरिम डिविडेंड जो है वो 40,000 रुपीज के हैं। फिर यहाँ पर प्रपोज्ड डिविडेंड है। अब मैंने आपसे बताया था कि प्रपोज्ड डिविडेंड के लिए आपको एक बात ध्यान देनी है कि यहाँ पर प्रपोज्ड डिविडेंड क्या हो सकते हैं, वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक आपके इक्विटी शेयर्स के होते हैं और एक प्रेफरेंस शेयर्स के होते हैं। तो ये ध्यान देना है कि वो आपको ना कभी कभी क्या केवल इक्विटी की बात करेंगे, प्रेफरेंस की बात ही नहीं करेंगे। और आपको पता होना चाहिए, ये बात समझ में आई होनी चाहिए कि भाई हम प्रेफरेंस वालों को तो पहले देंगे, क्योंकि नाम ही है उनका प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उनको यही तो प्रेफरेंस है इक्विटी से पहले डिविडेंड की मिलने की। और अगर उनका कंपनी बंद हो रही है, कंपनी लिक्विडेट हो रही है, या जब भी कंपनी का समापन हो रहा है, तो उस समय भी उनको प्रायोरिटी है पेमेंट लेने की। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में, यहाँ पर लिखा है कि प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, और प्रपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर्स के हैं, देखिए आपके 2 दिए हुए, एक लास्ट ईयर और एक करंट ईयर। मैंने बताया आपसे कि करंट ईयर वाले केवल अभी प्रपोजल है, वो अभी उसका कुछ भी इफेक्ट आया नहीं है। अभी कौन सा इफेक्ट चल रहा होगा, जो लास्ट ईयर प्रपोजल दिया गया था उसको पे ऑफ किया जा रहा होगा, वो निकल के गए होंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमारे लिए काम का कौन सा है, वो 1,60,000। मैं आपको एक बार फिर से
एक वार्निंग दे रहा हूँ कि आप अगर पुरानी बुक यूज कर रहे हैं या अगर आप एनसीईआरटी की बुक यूज कर रहे हैं, वो अपडेटेड नहीं है और आपके सिलेबस में आपको उस हिसाब से नहीं करना है, आपको इसी तरीके से करना है। तो अगर किसी दूसरी बुक में दिया हुआ है तो वो सिस्टम को आपने कंसिडर नहीं करना है, प्लीज इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो हम इस समय क्या करेंगे, जो लास्ट ईयर का है वो है 1,60,000, इसको कंसिडर करेंगे और ये हम इसमें जोड़ेंगे कि किसके ऊपर है। उन्होंने बोला है कि इक्विटी शेयर्स का है। अगर इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रेफरेंस शेयर्स को ना डिविडेंड दिया गया हो, उनको तो पहले दिया गया होगा। और प्रेफरेंस शेयर्स वालों को कितना डिविडेंड दिया गया होगा, ये यहाँ पे बगल में परसेंटेज लिखा रहता है हमेशा प्रेफरेंस शेयर्स के साथ में, जैसे डिबेंचर्स के साथ में परसेंटेज लगा रहता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, यानी कि 10% के इनके ऊपर इंटरेस्ट, इनको डिविडेंड्स मिलते हैं। इंटरेस्ट नहीं कहेंगे, डिविडेंड्स कहेंगे क्योंकि शेयर होल्डर्स है। तो 6 लाख इनका अमाउंट है, 6 लाख के ऊपर 10% यानी कि 60,000 रुपीज के डिविडेंड जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स के भी गए होंगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स के 60,000 के डिविडेंड्स हैं और इक्विटी वालों के यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये लास्ट ईयर वाले को कंसिडर करना है, ये आपने बात याद रखनी है। और लास्ट ईयर का इनका था 1,60,000 रुपीज। तो अब जो आपका बैलेंस आ रहा होगा वो होगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर स्टेटमेंट, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और ये हो जाएगा आपका, जोड़ लीजिए 6, 6, 12 और 4, 5,80,000, 5,80,000 रुपए। चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन पे, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, इस समय सिर्फ हम स्टार्टिंग पॉइंट सही करना है, यानी कि एक वर्किंग नोट जो बनाना है सबसे पहले, उसको हम बनाना सीख रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको सरप्लस दिया हुआ है। लास्ट ईयर प्रॉफिट सरप्लस था 1,45,000, अब हो गया है 2 लाख, यानी कि बीच में सरप्लस आ गया 55,000 रुपीज। फिर एडजस्टमेंट देख लेते हैं हम। यहाँ पे आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 50,000, 30,000। फिर आप देखिए प्रपोज डिविडेंड्स हैं 50,000 और 75,000। इंटरिम डिविडेंड्स हैं 10,000। जो करंट ईयर का है उसको हमने कंसीडर नहीं करना है। आइए मैं आपके साथ क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको समझ में आएगा। सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया था 55,000 था। आपको फिर से दिखा देता हूं मैं, ठीक है 55,000 लिख देते हैं भाई। फिर आप चेक करिए कोई इसमें इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड कुछ दिया हुआ है, तो भाई इंटरिम डिविडेंड भी था, प्रोविजन भी दिया हुआ था, सब कुछ था। तीन चीजें थी यहाँ पर। तो हम लोग लिख लेते हैं, ऐड करेंगे इसमें हम इंटरिम डिविडेंड, देन प्रपोज डिविडेंड, फिर भाई इसमें हम एक और चीज भी देख रहे हैं, और वो है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। पहले के क्वेश्चंस में नहीं था, इसमें है प्रोविजन फॉर टैक्स। और एक चीज और होती है जो ट्रांसफर करते हैं हम रिजर्व्स में, तो वो यहाँ पर नहीं है, लिख देते हैं चल, ताकि आपको याद रहे कि ये 4 चीजें हमने कंसीडर करनी होती हैं ट्रांसफर टू रिजर्व्स। तो ये है आपका ट्रांसफर टू रिजर्व, तो नील।
इंटरिम डिविडेंड देखते हैं क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। इंटरिम डिविडेंड था लास्ट में 10,000 रुपीज, तो इंटरिम डिविडेंड 10,000 लिख देते हैं और प्रपोज डिविडेंड कितना है 50,000। तो चलिए इन फिगर्स को लिखते हैं, प्रपोज्ड डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, ये 10,000 और प्रपोज डिविडेंड है भाई 50,000। और अब देखिए, अब है यहाँ पर एक रह गया प्रोविजन फॉर टैक्स। देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए हमें एक बेसिकली बात समझनी होगी कि प्रोविजन फॉर टैक्स के दो फिगर्स हमें अलग अलग यूज करने होते हैं। एक होता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड और दूसरा होता है प्रोविजन फॉर टैक्स पेड, यानी कि टैक्स कितना पे किया। तो मेड एंड पेड के लिए हमें एक अकाउंट बनाना होता है जो हमारे आगे की प्रॉब्लम्स में होगा, मैं लिख के अभी फिर से समझाऊंगा आपको। तो एक टैक्स के लिए टैक्स का प्रोविजन मेड है और एक प्रोविजन ऑफ टैक्स में से टैक्स पेड है। तो मेड और पेड की बात है, तो मेड हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखना है और पेड आगे लिखना है। मेड और पेड कैसे समझेंगे? देखिए हम हर साल क्या करते हैं कि अपने यहाँ से कुछ जो है पैसा निकाल लेते हैं, अपना प्रोविजन क्रिएट करते हैं कि भैया सरकार को इतना देना है। सरकार वैसे भी हमारे से क्या कंपनीज को बोलती है कि हर क्वार्टर के एंड पे आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करिए और जितना आपका टैक्स बन रहा होगा उस समय तक का उतना टैक्स आप एडवांस में जमा। तो ये प्रोविजंस क्रिएट करते रहते हैं और उससे हमारा क्या होता है कि जो प्रोविजंस क्रिएट करते रहते हैं, जो भी प्रोविजन ये क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद जब टैक्स की कैलकुलेशन आती है तो टैक्स का कुछ फिगर अलग आता है जिसको हम टैक्स पेड बोलते हैं। तो प्रोविजन अलग फिगर का होता है और टैक्स अलग फिगर का होता है। तो इसके लिए अलग से आगे क्या होंगे, आपको एडजस्टमेंट दी होंगी। जब आपको आगे एडजस्टमेंट दी होंगी तब आप क्या करोगे, इसमें आप उसके लिए एक अकाउंट बनाओगे, जो हम जस्ट अभी थोड़े से समय के बाद इसमें सीखने वाले हैं। तो अभी ऐसे में क्या होता है कि अगर आपको दो फिगर दिए गए हैं, जैसे उन्होंने बताया कि लास्ट ईयर में 10 रुपए था और करंट ईयर में 15 रुपए है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये मान के चलते हैं कि भाई लास्ट ईयर में जो 10 रुपए का प्रोविजन क्रिएट किया था ये वाला इधर पे कर दिया गया होगा। ये सपोजिशन पे चलते हैं, बाकी इसकी और प्रोपोज डिविडेंड की डिटेलिंग आगे हमने समझनी है। और करंट ईयर में जो हमने प्रोविजन बनाया है, ये इसमें से इसका जो टैक्स बनता होगा वो हम आगे पे करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि एक बात और बड़ी जो आपको इंपॉर्टेंट है वो याद ये रखनी है कि हर चीज को आपने डिफरेंस से करना है। पर जब आप यहाँ पर आएंगे टैक्स की बात करेंगे तो डिफरेंसिंग फिगर से नहीं होगा। मैं आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ कि जैसे यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, पहले 30,000 रुपए 30,000 पिछले साल का और इस साल का 50,000 है। तो डिफरेंसिंग फिगर से इसका कोई काम नहीं है। हर फिगर का बाकी आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि डिफरेंसिंग फिगर निकाल के यूज कर रहे होते हैं। ये दोनों इंडिविजुअली सेपरेटली डील किए जाएंगे और जब एडजस्टमेंट होगी तो अकाउंट के थ्रू। अदरवाइज क्या होगा कि ये वाला जो फिगर होता है लास्ट ईयर का, ये हम इस साल पे करते हैं, इसको हम पेड मानते हैं, और इस साल का जो प्रोविजन होता है वो प्रोविजन मेड है, क्योंकि इसमें से अभी हमने तैयार किया इतना प्रोविजन। अब टैक्स पे करने के लिए कैलकुलेशन होगी आगे और आगे इसका पेमेंट होगा। तो कुल मिला के इसलिए क्या यूज करना चाहिए, मैं इसमें आपको एक याद रखने के लिए बात बता दे रहा हूँ। तो हम यहाँ पे लिख लें और इसको एलोबरेट करते हुए कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इन करंट ईयर। अब ये याद रखेंगे करंट ईयर वाला फिगर लेके। हाँ, अगर अकाउंट बनाना पड़ेगा, अकाउंट कब बनाना पड़ता है, जब हमें इसकी एडजस्टमेंट्स दी होंगी, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होंगी, तो फिर हम वहां से फिगर को यूज करेंगे। जब एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है तो आपको ये बात याद रखनी है। बेसिकली मेन जो बात है कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इन करंट ईयर है। तो मेड इन करंट ईयर कितना था प्रोविजन फॉर टैक्स, था 50,000। और अब आप इसको फाइनली ऐड कर लीजिए और देखिए आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कितना आ गया। तो ये हो जाएगा आपका 1,65,000। अब देखिए, आज हम लोगों ने बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट जो इनिशिएटिंग पॉइंट है वो समझ लिया, और आगे की क्लास में हम लोग कैश फ्लो की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को अटेंड करेंगे।